तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो हाजिर हैं आपके लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए। तो चलिए हम लोग बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही लगातार कंटेंट लेकर आते रहते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 20 पेन की दर से कुछ पेन खरीदे और उन्हें 1 रुपए में 15 की दर से बेच दिया। लाभ प्रतिशत कितना होगा? यानी 1 रुपए में खरीदा तो 20 ठो, लेकिन 1 रुपए में बेच रहा है 15 ठो। तो बताइए लाभ कितने का होगा? तो लाभ प्रतिशत बराबर यहाँ फार्मूला होता है। देखिए इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी। तो फार्मूला होता है लाभ के कंडीशन में ए माइनस बी बटा बी गुणित 100, और यहाँ पर प्रतिशत ये फार्मूला होता है और इसी फार्मूले पर हमारा ये सवाल लगेगा। तो ए की जगह होगा 20 माइनस ये हो जाएगा 15 बटे यहाँ पर 15 और गुणे यहाँ पर हो जाएगा 100 और प्रतिशत। तो कुल मिला जुला कर बचेगा 5 बटा के 15 और यहाँ गुणे 100 और लगा देंगे प्रतिशत। तो 5 तिहाई 15 और 3 को अगर हम 100 में भाग दें तो हो जाएगा 33.33%। यानी जो उसका प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? 33.33%। और ऑप्शन नंबर डी में यही दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है लिखा है तीन संख्याओं का अनुपात 6:8:9 है। यदि तीनों संख्याओं का योग 460 है तो तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? यानी अगर हम 6, 8 और 9 को जोड़ दें तो जो इसका योग आएगा वो कितना आएगा? 460। तो जोड़ दिए, 8 से 14, 14 और 9 कितना हो जाएगा? 23। तो ये हो जाएगा 23, यानी 23 का जो मान है वो है 460। तो एक का मान कितना होगा? तो आप कहोगे 20, क्योंकि 23 दूना 46 होता है। यानी एक का मान 20 है और सबसे बड़ा अंक है 9, तो 9 का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 180। कैसे? हमने 9 में 20 का गुणा करवा दिया तो कितना आ गया? 180। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 180 और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो सवाल है लिखा है यस1 और यस2 द्वारा प्राप्त अंकों का औसत यस2 और यस3 द्वारा प्राप्त अंकों के औसत से 35 अधिक है। यानी अगर हम यस1 प्लस यस2 बटा 2 माइनस कर दें यस2 प्लस यस3 बटा 2, तो जो अंतर आएगा वो आएगा 35 का। कह रहा है यदि यस3 का प्राप्त अंक 75 है तो बताइए कि यस1 द्वारा प्राप्त कितने अंक है? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम इसका हर सेम है, तो अंश को अगर जुड़ रहा है तो जोड़ देंगे, घट रहा है तो घटा देंगे। तो यहाँ पे घट रहा है तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से 2 और बराबर हो जाएगा यहाँ पर 35 के। आप देखिए कि यस2 से यस2 खत्म हो गया। यस1 माइनस यस3 की वैल्यू कितना दिया है? 75, तो माइनस 75 बराबर अगर 2 का 35 में गुणा करा देंगे तो 70 हो जाएगा। तो यस1 बराबर कितना हो जाएगा? 145। तो ऑप्शन नंबर हम देख रहे हैं डी में दिया है 145 और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सवाल है लिखा है एक नाव एक समान चाल से 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि नाव की चाल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए तो समान दूरी तय करने में उसे 3 घंटे कम लगेंगे। नाव की मूल चाल कितनी है? तो देखिए मान लेते हैं नाव की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर हम देखें कि 54 किलोमीटर को यक्स किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करना हो तो कितना समय लगेगा? तो आप कहोगे 54/यक्स घंटा। इसको मान लेंगे t1, मतलब टाइम पहला। अब जो नाव की चाल है उसमें 3 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से वृद्धि की जाती है, तो जो समय होगा अब वो कितना लगेगा? तो समय बराबर दूरी वही है, नाव की चाल बढ़ गई, तो ये हो जाएगा 54/यक्स+3 घंटा। अगर हम दूसरे वाले समय में से यानी T2 में से T1 को घटा दें तो जो अंतर आएगा वो आएगा 3 घंटा कम, यानी 3 घंटे का अंतर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग घटा देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 54/यक्स+3 माइनस और यहाँ पे 54/यक्स बराबर कितना आ जाएगा? 3। अगर 3 से 54 को काट दें तो ये हो जाएगा आपका कितना? 18, क्योंकि आप जानते हो 18 तिरिक 54 होता है, तो हो जाएगा 18। और अगर हम इसको कॉमन ले लें तो नीचे जो आपका लसा आएगा इसका गुणा करवा दीजिए, तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 3 यक्स।
और ऊपर आ जाएगा यक्स माइनस 3 बराबर कितने के, 1 के। तो यक्स से यक्स खत्म, 18 तिरिक हो गया यहाँ पर -54 बराबर ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 यक्स। अगर -54 को उस तरफ ले जाए तो यक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3 यक्स प्लस 54 बराबर कितना, 0 के। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर इस तरीके से इसको तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं। थोड़ा सा मिस्टेक का मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए समान दूरी तय करने में उसे 3 घंटे कम लगेंगे, यानी T1 माइनस T2 करना चाहिए था, हम T2 माइनस T1 कर दिए हैं। फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा, फर्क कुछ ज़्यादा नहीं पड़ेगा। ये जो आपका -3 आ गया ये +3 आ जाएगा। ठीक है, और ये जो -54 था इस तरफ हो जाएगा तो आपका +54 और आएगा यहाँ पर तो -54 हो जाएगा। बाकी सब कुछ वही रहेगा, मतलब ये वाला माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसका खंड करेंगे। तो जब खंड करेंगे तो एक कोष्टक में हो जाएगा, देखिए आप जानते हो कि 9 छक 54 होता है, यानी एक कोष्टक में कितना हो जाएगा। अब 9 ला रहे हो तो +9 कर देना है, और दूसरे कोष्टक में 6, चूंकि 6 घटा रहे हैं तो यक्स -6 हो जाएगा बराबर 0, यानी यक्स बराबर आपका आ जाएगा -9 और यक्स बराबर आपका आ जाएगा 6। तो जो माइनस है उसको हम छोड़ देंगे, जो प्लस है उसको काउंट करेंगे, तो आया है 6। इसका मतलब ये है कि जो रेलगाड़ी की चाल होगी, रेलगाड़ी नहीं नाव की चाल, वो कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, लिखा है किसी वस्तु पर 10% का डिस्काउंट प्रदान करने के बाद भी 10% का लाभ होता है। यदि कोई छूट न दी जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। समझिए कि कोई वस्तु है 100 रुपया का, ठीक है, इस पर 10% का क्या दिया गया, छूट, मतलब 10 रुपया का छूट दिया गया, तो बेचा कितने में गया, 90 रुपया में ये बेचा गया। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे बेचा गया। उसके बाद कह रहा है तब पर भी इसे 10% का लाभ होगा, और ये जो हमारा ये अंकित मूल्य है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्रय मूल्य। ठीक है, क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य, क्योंकि आप जानते हो कि जो डिस्काउंट दिया जाता है वो क्रय मूल्य पर नहीं दिया जाता, वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो क्रय मूल्य बराबर क्या फार्मूला होता है, अब देखिए हो जाएगा विक्रय मूल्य गुणित 100 बटे में। अब यहाँ पर लिखा है 10% का लाभ होता है, तो ये हो जाएगा 110, तो यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो कुल मिला जुलाकर हो जाएगा 900/11 रुपया। ये इसका क्या आया, क्रय मूल्य आया। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर कोई छूट न दी जाए, मतलब 100 रुपया अंकित मूल्य है तो विक्रय मूल्य भी 100 रुपया ही होगा, यानी 90 रुपया में न बेचकर अब 100 रुपया में ही बेचे, तो ये 100 रुपया भी क्या है, इसका विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आपने कितना निकाला है, क्रय मूल्य निकाला है 900/11, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो आप जानते हो कि लाभ बराबर होता है विक्रय माइनस क्रय। तो विक्रय कितना है, तो आप कहोगे 100 रुपया का, क्रय कितने में किया था, 900/11 में। तो अगर इसको हम लोग हल करेंगे तो 1100 में से 900 जाएगा तो बचेगा 200/11 रुपया, ये लाभ है। अगर इसका प्रतिशत निकालेंगे तो आप जानते हो कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या फार्मूला होता है, लाभ जो कि है 200/11 गुणे 100, यानी लाभ गुणित 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है आपका 900/11, तो ये जो 11 है ऊपर चला जाएगा, तो 11 से 11 खत्म हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा आपका, तो आप कहोगे कि बचेगा 200/9। तो आप जानते हो कि 9 दूना 18, 9 दूना 18, फिर ऐसे ये चलता जाएगा। तो लाभ आया 22 मतलब 2 का, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सवाल रहने वाला है वो कुछ इस तरीके से है कि 42 × 3 + 25 × 3 माइनस 14 भागे 7 × 5 का मान कितना होगा। तो अगर हम इसका गुणा करवा दें, यानी ऐसे भी कर सकते हैं हम, 42 को 25 में जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 67। ठीक है, यानी 5 2 7 और 4 2 6, और यहाँ पर 3 से गुणा करवा दे और 7 का भाग कर दे किस में, 14 में, तो 2 आ जाएगा और गुणे कर दे 5, तो ये हो जाएगा, देखिए 3 सते 21 और तीछक 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20, और यहाँ हो जाएगा 10, घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 191। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए जो साधारण ब्याज है
मूलधन के 20% के बराबर है। कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा? तो समझिए, मान लेते हैं मूलधन 100 रुपया है, ठीक है, लेकिन जो उसका ब्याज है ये मूलधन है। ब्याज जो है वो मूलधन का 20% है, मतलब 20 रुपया है। तो समझिए कि हमारा दिया है समय, ब्याज दिया है और दिया है मूलधन। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? दर। ठीक है, तो दर बराबर कितना हो जाएगा? दर बराबर हो जाएगा ब्याज जो कि है 20 गुणे, अब यहाँ पर हो जाएगा 100 बटे मूलधन कितना है 100 और गुणे कितना हो जाएगा 5। तो 100 से 100 खत्म, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 4%। कह रहा है कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मूलधन के बराबर ब्याज हो जाएगा, मतलब ब्याज भी 100 रुपया हो जाएगा। तो अब ब्याज कितना है? 100 रुपया गुणे 100 बटे मूलधन कितना है 100, और जो दर है वो अभी आपने निकाला है 4, और ये किसके बराबर आ रहा है? समय बराबर। समय बराबर फार्मूला होता है ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित आपका समय। तो 100 से 100 खत्म, और अगर 100 से मतलब 100 को 4 से काटे तो कितना आ जाएगा? 25 वर्ष। ठीक है, यानी 25 साल में आपका जो मूलधन है वो ब्याज के बराबर हो जाएगा, ब्याज जो है वो मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है लिखा है एक कक्षा में 14 विद्यार्थियों की जो औसत आयु है वो है 17 वर्ष। यदि उस कक्षा में 32 वर्ष की आयु का एक नया विद्यार्थी शामिल होता है तो इन 15 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी होगी? तो सबसे पहले 14 विद्यार्थियों का योग निकालते हैं। तो योग बराबर आप जानते हो कि विद्यार्थियों की संख्या गुणित औसत। अब एक विद्यार्थी और ऐड हो गया, मतलब एक व्यक्ति और ऐड हो गया जो कि 32 वर्ष का है। अब जो संख्या हो गई वो हो गई 15। ठीक है, तो इसका औसत कितना होगा? तो 14 का पहले 17 में गुणा करवा दीजिए। तो आप 17 चौका कितना कर देंगे? 68, और यहाँ पर हो जाएगा 6। तो 17 कम 17 छः कितना हो जाएगा? 23, क्योंकि 7 6 13 होता है, और यहाँ पर हो जाएगा 32 बटा के 15। तो ये हो जाएगा 8 2 10, 3 3 6 1 7, और यहाँ पर हो जाएगा 2 बटा क्या हो जाएगा? 15। तो आप जानते हो कि 15 कम 15 होता है, 15 अट्ठे 120 होता है, यानी ये हो जाएगा 18 वर्ष। ये औसत आयु आई है जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो कुछ इस तरीके से है कि किसी धनराशि पर 8 वर्ष के लिए 10% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज 8,000 रुपया है। उस धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक की दर से जो ब्याज है वो वार्षिक रूप से संयोजित है, इससे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो सबसे पहले देखिए, इसमें समय दिया है, दर दिया है, ब्याज दिया है, तो मूलधन हमें पता करना है। तो मूलधन बराबर क्या होता है? ब्याज जो कि है 8,000 रुपया गुणित 100 बटे समय गुणित दर। तो समय दिया है 8 वर्ष और जो आपका दर है वो दिया है 10%। तो अगर हम काटे इससे, एक जीरो से एक जीरो काट दे, तो यहाँ से काटेंगे तो ये हो जाएगा 100, कुल मिला जुला कर आ जाएगा 10,000 रुपया। यानी मूलधन जो है आपका वो 10,000 है। अब आपको क्या निकालना है? ब्याज निकालना है। तो ब्याज अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर जो फार्मूला होता है तो होता है आपका P 1 + R बटा के 100 की पावर यहाँ पे n-1। तो यहाँ पर P का मान रखेंगे हम लोग 10,000, और यहाँ 1 प्लस, अब R की वैल्यू इसमें दिया है 10%, ये 10 रख देंगे, बटा का कर देंगे 100 के पावर 3-1। तो अगर देखें तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, 10 1 11 हो जाएगा, 11 का क्यूब अगर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 13 31, और नीचे 10 है, 10 का क्यूब कर देंगे तो हो जाएगा आपका 1000 -1। तो 1000 से ई वाला काट देंगे, और 1000 का गुणा 1 में करने के बाद तब काटना है इसको। ठीक है, डायरेक्टली नहीं काटना है। तो कुल मिला जुलाकर इधर आ जाएगा 10, और इधर अगर हम 1331 में से 1000 को घटाएंगे तो आएगा 331। तो कुल मिला जुलाकर कितना हो गया? 3,310 रुपया। यही हमारा क्या आ गया? ब्याज। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सवाल है वो लिखा है, मनीष अकेले एक काम को 48 दिनों में पूरा कर सकता है और प्रताप अकेले उसी काम को मनीष के आधे समय में पूरा कर सकता है। वे दोनों साथ मिलकर कुल काम का 1/4 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो अगर मनीष का काम देखा जाए एक दिन का, तो वो कितना करता है? 1/48 भाग। ठीक है, और अगर वही प्रताप का एक दिन का काम देखा जाए, तो जितने दिन में मनीष काम करता है उसका आधा दिन, यानी 48 का 24,
क्योंकि कारण है उसके आधे समय में पूरा कर सकता है प्रताप। तो प्रताप उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, तो एक दिन में कितना भाग काम करेगा? 1/24 भाग। ठीक है। अब अगर दोनों को मिला दिया जाए कि दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 1/48 प्लस 1/24। अब इन दोनों का लसा लेंगे तो 48 ही आएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2। कुल मिला जुलाकर 3 बटा कितना हो जाएगा? 48। काटेंगे तो हो जाएगा 1/16 भाग। इसका मतलब ये है कि वो एक काम कितने दिन में करते हैं? वो करते हैं 16 दिन में। ठीक है। तो एक काम 16 दिन में करते हैं, तो 1/4 काम कितने दिन में करेंगे? तो आप कहोगे कि 16 × 1/4, तो 4 से 4 खत्म, मतलब 4 चौक 16, यानी वो 1/4 काम जो है 4 दिन में खत्म कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 4 दिन, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी के साथ चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, वो रहने वाला है कि एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 20% की हानि पर बेच देता है। यदि वह उस वस्तु को 30% कम मूल्य पर खरीदता और उसे 125 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता, तो वह 50% का लाभ अर्जित करता है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो समझिए कि वस्तु को खरीदा गया था 100 रुपया में। ठीक है। अगर 20% का लॉस हो गया, यानी 20 रुपया का हानि हो गया, तो बेचा कितने में गया? 80 रुपया में। खरीदा गया 100 रुपया में, 20 रुपया का उसको घाटा हो गया, तो बेचा कितने में? 80 रुपये में बेच दिया। यदि वह उस वस्तु को 30% कम मूल्य पर खरीदता, यानी ये 70 रुपया में खरीदता, पहले 100 रुपया में खरीदता था, अब 30 रुपया कम कर देता, मतलब 70 रुपये में खरीदता और 125 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता, तो वह 50% का लाभ अर्जित करता। यानी अब 125 रुपया क्या कर रहा है? वो अधिक मूल्य पर बेचता, तो 50% का क्या करता? वो लाभ अर्जित करता। तो पहले बेचता था कितने में? पहले बेचता था 80 रुपया में। ठीक है। अब 70 रुपए की वस्तु है, 50% का लाभ अर्जित करेगा, तो कितना में बेचेगा? तो ये हो जाएगा 100 में 50 को जोड़कर बटा 100 कर देंगे, तो यहाँ पे डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे, और 15 सत्ते कितना होता है? 105। इसका मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु 100 रुपया में खरीद, मतलब 70 रुपया में खरीदी गई, तो 50% का लाभ कमाने के लिए 105 रुपये में बेची जाएगी। अगर हम देखें दोनों विक्रय मूल्य का जो अंतर है कितना है? 125 है। यानी अगर हम 180, मतलब कि 80 को 105 में से घटा दे तो कितना आ जाएगा? 25। क्योंकि दोनों में कितने रुपये का अंतर है? 125 रुपया का। तो घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 5 और 2, यानी 25 आएगा। 25 का जो एक्चुअल वैल्यू है वो दिया है 125, तो आप जानते हो 25 पंचे 125 होता है, यानी एक की वैल्यू है 5। तो क्रय मूल्य पूछ रहा था, क्रय मूल्य 100 माने थे, तो 100 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 500। इसका मतलब ये है कि उस वस्तु का जो खरीद मूल्य था, क्रय मूल्य था, वो 500 रुपया था। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 500, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, लिखा है निम्न में से वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 27, 36, 56, 12 और 10 से पूरी तरीके से विभाजित? तो इसका एलसीएम निकालना होता है। तो 27, 36, 56 और 12, इसका क्या निकालना है आपको? लस। तो 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 27, और यहाँ पर हो जाएगा 18, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 27। ठीक है, 27 नहीं 28 हो जाएगा, क्योंकि 28 दूना 56 होता है, और 2 छो 12। 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा आपका कितना? 3। अब आप फिर से इसको 2 से काटिए, तो 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 3। अब आप 3 से काटिए, क्योंकि 2 से कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 3 तिरिका 9, यहाँ 3 नवा 27 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 और 3 एक कम 3, फिर 3 से काटिए तो कितना हो जाएगा? 3 तिरिका 9, 3 एक कम 3, यहाँ 7, यहाँ 1 बचा है, फिर 3 से काट दीजिए, फिर लास्ट में 7 से, तो सभी क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, इधर हो गया 12, और यहाँ पर हो जाएगा कितना? 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, और लास्ट में कितना बचा? 7। तो अब अगर हम इकाई के अंक को समझें, तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 नवा 18 हो जाएगा, यानी जिसके इकाई के अंक में 8 रहेगा वही आपका क्या होगा? सही उत्तर। अच्छा, यहाँ पर 10 भी है, 10 और 10 से पूरी तरीके से विभाजित, 10 का तो हम निकाले नहीं, तो इसको इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि 10 तो हम भूल ही गए। यहाँ पर 10 का भी तो निकालना है। ठीक है।
10 का नहीं निकालेंगे तो गलती हो जाएगा ना। यहाँ पे हो जाएगा 27 और आपका 36 और यहाँ पर हो जाएगा 56 और 12। यहाँ पर 10 दिया था, हमारा ध्यान ही नहीं गया, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, जबकि हम सवाल में पढ़े भी थे। कोई बात नहीं, हम लोग इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखा है 2, अगर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 18, अब ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। फिर 2 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 14, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5। फिर क्या हो जाएगा, 2 से अगर हम काट देंगे तो ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5। अब हम लोग 3 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 3 नवा 27, 3 तिरिक्का यहाँ पर 9 और यहाँ पर 7, 3 एकम 3 और 5। फिर हम 3 से काटते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 तिरिक्का 9, 3 एकम 3, यहाँ पर 7, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5। फिर 3 से काट दिए तो ये हो जाएगा 1, फिर यहाँ पर 1, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 1, यहाँ पर 5। फिर 5 से काटेंगे, फिर 7 से काटेंगे तो देखिए 7 पचे 35 और 35 दूना 70, 70 दूना 140, यानी 14, 14 दूना 28, मतलब 280। और इधर कितना बचा है, इधर बचा है 3 त्रिक 9 त्रिक 27, तो यहाँ पे लिख देंगे 9 और गुड़े 3, तो 9 आठे 72। और उसके बाद अगर आप देखें इकाई का अंक यहाँ पे 0 है, तो 0 में किसी भी संख्या से गुणा कराएंगे 0 ही आएगा। और ऑप्शन में अगर आप देखिए तो यहाँ पर क्या लिखा है 0, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आपको गुणा करवाने की भी जरूरत नहीं है, अगर गुणा करवाएंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। देखिए 13वां जो क्वेश्चन है, लिखा है 48 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोले को पिघलाकर 8 सेमी त्रिज्या वाली कितनी गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती हैं। तो ऐसे में क्या करिए कि इसका आयतन निकालिए, किसका, अर्धगोले का। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब इसमें भाग कर दीजिए जो छोटी छोटी गेंद बनाई गई है उसके आयतन का। तो उसका आयतन कितना हो जाएगा, तो 4/3 पाई और यहाँ पर आर क्यूब। तो आप देख पा रहे हो कि 3 से 3 खत्म हो जाएगा, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो कुल मिला जुलाकर ऊपर बचेगा आर क्यूब, नीचे बचेगा 2 आर क्यूब। तो ऊपर जो है वो त्रिज्या दिया है 48, तो 48 का 3 बार आपस में ऐसे गुणा करवा लीजिए। उसके बाद नीचे है आपका 2 गुणे, अब ये वाला जो त्रिज्या है 8 का, तो 8 का भी 3 बार आपस में क्या करवा लीजिए, गुणा। 8 छक 48 हो जाएगा, 8 छक 48 हो जाएगा, 8 छक 48, और 2 से काटेंगे इसको तो 3 हो जाएगा, तो 6 छक्का 36, 36 तिया 108, यानी 108 गेंदें क्या की जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 108, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है आपका, वो लिखा है कि यम के किस मान के लिए 58, 52, 4 यम 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जो अंक आपके दिए गए हैं, जैसे यहाँ दिया है 58, 52, 4, उसके बाद यम, तो अंकों का जो योग है अगर वो 27 से क्या हो जाए, 27 से नहीं 9 से कट जाए, तो जो हमारा संख्या है वो भी 9 से कट जाएगा। तो इसको जोड़िए तो 8 5 13, 13 5 18, 18 2 20, 20 4 24, यानी 24 प्लस यम आया बटा 9। अब ये जो नियम है इसकी जगह पर ऑप्शन से क्या ऐसा रख दें कि आपका 9 से ये कट जाए, तो आप कहोगे 3 रख दीजिए, क्योंकि 24 और 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 27 9 से कट भी रहा है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो लिखा है कि राकेश, महेश और पुनीश मिलकर 20 मिनट में एक कुर्सी बना सकते हैं। राकेश और महेश मिलकर इसे 25 मिनट में बना सकते हैं। पुनीश को अकेले उस कुर्सी को बनाने में कितना समय लगेगा। देखिए राकेश है, महेश है और पुनीश है। अगर हम इनसे कहें कि 1 मिनट में ये कितना भाग कुर्सी का बनाएंगे, तो आप कहोगे 1/20 भाग। फिर अगर हम कहें कि राकेश और महेश 1 मिनट में कुर्सी का कितना भाग बना लेते हैं, तो 1/25 भाग। अब अगर हम इन दोनों को यानी कि राकेश और महेश को, ये जो तीनों काम कर रहे हैं उसमें से घटा दें, तो जो बचेगा वो बचेगा पुनीश। तो अगर हम पुनीश का 1 मिनट का काम निकालें तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 1/20 माइनस 1/25। तो इसका जब लसाअ लेंगे तो 100 आएगा, 20 पंचे 100, 25 चौका 100, कुल मिला जुलाकर 1/100 भाग। अगर इसको उलट देंगे तो पुनीश कितने समय में इस कुर्सी को बना लेगा, तो 100 मिनट में, क्योंकि सभी मिनट में दिया है, तो 100 मिनट में पुनीश कुर्सी को बना लेगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अगला जो सवाल है आपका 16वां, लिखा है तीन संख्याओं का योग 123 है। पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात 3:4 है। 3 कितना है? 4 है। दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात 3:5 है। तो सबसे पहले क्या करना है? पूछ रहा है दूसरी संख्या बताइए। तो सबसे पहले ये जो अनुपात है, यहाँ पर पहला संख्या है और ये दूसरा संख्या है, और ये जो दूसरा संख्या है और ये तीसरा संख्या है। अगर इन दोनों को देखें तो दूसरी जो संख्या है आपस में बराबर नहीं, तो हम लोग बराबर करने के लिए 3 से इसमें गुणा और 4 से इसमें गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 3 त्रिका 9, 4 तिहाई 12 और 5 चौक 20। अगर इन सब को जोड़ दिया जाए तो मान हो जाएगा 123। तो जोड़िए इसको, तो ये हो जाएगा कितना? 41। क्योंकि आप देखिए 12 और 20 जोड़ेंगे तो 32, 32 में 9 अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 41। 41 की वैल्यू है 123। तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 3 हो जाएगा। तो दूसरी आपका संख्या पूछ रहा था, दूसरी संख्या है हमारा 12, तो 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 36। एक की वैल्यू 3 है तो 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 36। 12 तिहाई 36। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 36 और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो हमारा सवाल है वो कुछ इस तरीके से है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः 7600 रुपया और 6688 रुपये है। डिस्काउंट कितना है? तो आप जानिए कि विक्रय मूल्य और आपका अंकित मूल्य घटा देंगे तो जो बचेगा वो बचेगा डिस्काउंट, और उसका प्रतिशत निकाल लेंगे। अगर हम डायरेक्ट लगाएं तो आप कहोगे कि आप 7600 में से 6688 रुपया घटा दीजिए, तो यहाँ पे बचेगा कितना? 2। यहाँ पे बचेगा 1। यहाँ पे बचेगा 9। तो 912 हो गया। अब ये जो 912 है ये है आपका छूट, और गुणते कर देंगे 100 बटा के अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है? 7600। डबल जीरो डबल जीरो काट दीजिए। अब यहाँ पर 76 का हम लोग भाग करते हैं, किस में भाग करते हैं? 912 में। तो एक बार जाएगा तो आप कहोगे यहाँ पे 76 लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 1 2। अब आप कहोगे कि 2 बार ले जाएंगे तो 76 दूना हो जाएगा 152। तो ये जो आया कितना कटने पर? तो 12 आया। तो 12% का उसको क्या दिया गया? डिस्काउंट। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 12, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, लिखा है एक कक्षा में 40% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 54 है। कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है? तो सबसे पहले समझिए कि कुल 100% विद्यार्थी हैं, जिसमें से 40% तो बॉयज हैं। तो गर्ल्स कितनी होंगी? तो आप कहोगे कि 60%। अगर इनकी संख्या यन मान ली जाए तो यन का अगर हम 60% निकालें तो कुल कितना आ जाएगा? एक्चुअल वैल्यू 54। यहाँ पर हो जाएगा 54, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 6×9 = 54। यानी यन जो है, यन बराबर कितना आ गया? 90। कुल 90 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 40% लड़के हैं। तो 90 का 40 निकाल दीजिए। तो 90 का अगर हम 40% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4×9 = 36 हो जाएगा। यानी जो लड़कों की संख्या है वो 36 है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, लिखा है यक्स वाई और जेड तीन छात्र हैं। यक्स को वाई से 40% अधिक और जेड से 20% कम अंक प्राप्त हुए। यदि वाई को 480 अंक प्राप्त हुए तो जेड को कितने अंक प्राप्त होंगे? देखिए यहाँ पे है यक्स, वाई और जेड। वाई 480 अंक प्राप्त करता है, लेकिन यक्स जो है वाई से 40% अधिक अंक प्राप्त करता है, यानी यक्स को कितना मिलेगा? तो आप कहोगे कि 180 गुणे, मतलब 480 गुणे 140 बटा के 100। तो डबल जीरो काट दोगे आप। 14 अट्ठे हो जाएगा 112, और 14 चौका 56, 56 में अगर हम 11 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 67। यानी जो यक्स है उसको मिला है 672 अंक। कह रहा है कि जो यक्स है उसको तो वाई से 40% अंक प्राप्त अधिक हुए हैं और जेड से 20% कम प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जेड से 20%, अगर जेड को यक्स अंक मिलते थे, यानी यक्स अंक मिलते थे, तो यक्स अंक का अगर हम 20% निकालेंगे, मतलब 20% कम कर देंगे तो 80 हो जाएगा। बटा 100 बराबर कितने के हो जाएगा? यक्स जितना पाया है उतने के, यानी 672 के। तो एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 8 अठाई 64 और 8 चौक 32। यानी जो यक्स है वो आ गया 840, और यक्स किसकी वैल्यू था? जेड का। यानी जेड को कितना अंक प्राप्त हुआ? 840। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 840, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सवाल है वो कुछ इस तरीके से है कि 12, 8 और 24 का म स बताइए। तो आप जानते हो कि 4 तिहाई 12 होता है,
4 दूना 8 होता है, 4 छः 24 होता है। इसका मतलब इसका जो मस होगा HCF, या हम लिख देते हैं मस, यहाँ पे लिख देते हैं HCF, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 सब में कॉमन है। तो ऑप्शन नंबर हम देख रहे हैं कि ए में 4 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो 20 प्रश्न करवाए हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और ऐसी पढ़ाई करते रहिए।